गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ और ये क्वेश्चन पेपर का ही आज मैं एनालिसिस करूंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार का जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो 2018 और 19 की तुलना में थोड़ा सा टफ था। इसका एक अनुमान भी था क्योंकि पेपर काफ़ी देर से हुए थे। 31 मई को पेपर होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अक्टूबर में हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखा। और जनरली जो क्वेश्चन इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो उनका लेवल काफ़ी हाई था, क्योंकि इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ के जाते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन था वो इन्वायरमेंट से भी टफ क्वेश्चन दिए हुए थे। बाकी कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के और मॉडर्न हिस्ट्री के ठीक थे। तो पेपर कुल मिलाकर टफ है पिछले बार की तुलना में। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको सेट लगाना होगा तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के रूम पर बैठ के लगा सकते हैं। इसमें टिक नहीं लगा हुआ है कोई भी आंसर। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे कि वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ठीक था, लगभग आसानी कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी में नील का खेती प्रारंभ हुआ? तो ये भी आसान था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का और पॉलिटी का क्वेश्चन ठीक थे। बाकी जो साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ये चार सेक्शन से क्वेश्चन काफ़ी टफ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं। मैं उस सेगमेंट को देख लेता हूँ जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये सब कुछ सेगमेंट जो विविध के थे ये भी टफ थे। जैसे कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ब्रेटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिगमेंट, सिलिमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा या से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? तो फ्रेंड्स, आपको इसमें पता होना चाहिए जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसमें कौन कौन से नामित खनिज है, आपको लगभग नाम याद करने होंगे। तो ये थोड़ा सा अपने आप में टिपिकल था। इसके बाद ये कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन देखने से तो आसान लग रहे हैं बट है नहीं है। सियाचिन हिमनद कहाँ अवस्थित है? तक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए इसमें। इसके बाद ये ज्योग्राफी क्वेश्चन देखते हैं। जेट प्रवाह के केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र के वाताक्षीय उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान के लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो आपको इसके बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है होता है अंग्रेजी हिंदी में काफ़ी टफ होते हैं, जैसे वाताक्षी, इसका आप इंग्लिश देख लीजिएगा। वैसे भी जो भी आपको समझ में ना आए हिंदी में, उसका एक अंग्रेजी टर्म जरूर देख लीजिएगा जिससे आप फेमिलियर हो सकता है कि हिंदी में उसका अनुवाद चूँकि गूगल ट्रांसलेट होता है तो थोड़ा टफ हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 सदस्य है? तो आपको G20 के 20 सदस्य का नाम याद करना होगा। जनरली यूपीएससी अब तक जो क्वेश्चन देता था वो मैक्सिमम 5 या 6 ग्रुप वाले होते थे, या मैक्सिमम 10 हर सब को जोड़ लिया जाए तो उस हिसाब से क्वेश्चन देता था। लेकिन पहली बार यूपीएससी ने G20 मतलब 20 देशों का नाम आपको याद करना पड़ेगा इसमें, तो ये थोड़ा सा अपने आप में फैक्चुअल ज़्यादा था। इसके बाद हम इसको देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इस सेगमेंट को देख लेते हैं। एक मिनट, ये वाला है। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई पकड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। इसमें केवल यही ऑप्शन पकड़ में आ रहा है, बाकी ये दोनों में तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा ही होगा। और ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो आप केवल 3 को हटा सकते हैं, बाकी ये दोनों में आपको अभी भी कन्फ्यूजन होगा।
तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिए गए थे यूपीएससी के द्वारा इस बार। इसके बाद कुछ करंट के भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, जैसे कि कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक। फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल थे। आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए हमारे इकोनॉमी का पैटर्न क्या रहा आज़ादी के बाद से। आज़ादी के बाद से 91 तक और 91 के बाद से अब तक। तो उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन था कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 4-5 में वृद्धि हुई, 4-5 की कीमत के तुलनात्मक कह रहा है कि वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी हुई। सेकंड, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। थर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि व्यवस्था में वृद्धि हुई। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। तो ये आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएगा। जैसे कि चौथा ऑप्शन को चलिए आप हटा भी लेते हैं, उसके बावजूद भी आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज आपको होना ही होना है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन, इससे तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो सुरक्षित क्षेत्र से, बायोस्फीयर रिजर्व से, या नेशनल पार्क से। तो इस बार आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ राष्ट्रीय क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। तो आपको देखना होगा। तो अब यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गया है कि जब भी आप कोई बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं या नेशनल पार्क पढ़ते हैं, तो केवल आपको ये नहीं जाना होता किस स्टेट में हो, उसके आसपास नदियाँ कौन सी है, पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं। तो सारा एक्सपेक्ट लेकर हमको उसको देखना होगा, और वहाँ पर वो किसके लिए फेमस है, और कम से कम टॉप के 3 जो वहाँ पर पाए जाते हैं, पक्षी या प्राणी या फिर जो भी जंतु हैं, उसको आपको नाम याद करना पड़ेगा। तभी आप एग्जैक्ट नहीं, तभी उसके इतना जाने के बाद भी आपको सिर्फ ऑप्शन एलिमेंट करने में हेल्प होगा वो। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट उसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना वो करना पड़ेगा अगर यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बोला ही था, ये क्वेश्चन उस तरह का ही गया है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास से मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कस्तूरी मृग केवल एक जगह नहीं पाया जाता। आपको वही मैं बताया था कि टॉप 3 जो भी पक्षी या पशु हैं उनको आपको जानकारी रखना होगा कि कौन से वन्यजीव स्थल में पाए जाते हैं। तो ये था। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट भी ले सकते हैं इसको। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। फ्रेंड्स, जनरली सब क्वेश्चन का आंसर डी ही होता है, लेकिन यूपीएससी पे भरोसा नहीं है, कहीं भी एक ऑप्शन को लेकर फंसा सकता है। तो एग्रीकल्चर जुड़े जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको हमें बारीक नज़र रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बाकी कुछ क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करा दिया, और मैंने ये भी बताया कि ये क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो 18-19 से थोड़ा ऊपर है। बाकी जो इसका कट ऑफ है मैं इसको अगले लेक्चर में बता दूंगा। और ये पेपर बिल्कुल क्लीन है पीडीएफ। आप चाहें, अगर आप अगली बार देने वाले हैं तो आप रूम पे भी चाहिएगा तो इसका पीडीएफ निकलवा के, प्रिंट आउट निकलवा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइब्रेरी में या रूम में बैठ के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।